हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों यह जो है सो इडुटेरिया का एनसीईआरटी का एक नया बुक आया है जिसका नाम है इडुटेरिया एनसीईआरटी 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट। यह जो है सो एमसीक्यू टाइप का यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होने वाला है इसमें। और यह 6 से 12 तक के एनसीईआरटी का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जिसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है सो 6 से 12 तक के भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ इसमें दिया हुआ है, वो भी एमसीक्यू के रूप में। तो आप लोगों के लिए इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाभदायक आप लोगों के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए यह हो जाएगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है सो सबका अध्यायवार एमसीक्यू यानी कि चैप्टर वाइज सबका एमसीक्यू दिया हुआ है और सबका उत्तर भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा, जो सीधे एनसीईआरटी से लिया गया है। और आजकल के एग्ज़ाम में आप हर एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह का इसमें आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और यह आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह आप लोगों को हर एग्ज़ाम में जो है सो मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इतिहास शुरू कर रहे हैं और इतिहास का हम आज क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्लास 6 का एनसीईआरटी है और क्लास 6 के एनसीईआरटी से यह सभी एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यह जो है सो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था। सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था, तो सिंधु को सबसे पहले ईरानी और यूनानी ने हिदोस और इंडोस कहा था और इस नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानी और यूनानी ने। सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ईरानी और यूनानी ने कहा था। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया। तो पांडुलिपि को जो है सो संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में, इन सभी भाषाओं में लिखा गया था। और पांडुलिपियाँ जो है सो हाथ से लिखी जाती थी और यह प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल भाषा में बड़े स्तर पर पांडुलिपि को लिखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पांडुलिपियों को सब इनमें से कौन कौन से भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत, तमिल और प्राकृत, इन सभी भाषाओं में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि। तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है इसके बड़े आकार के कारण तथा समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण भारत को जो है सो उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसके बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। पांडुलिपियों का क्या महत्व है, तो पांडुलिपि का जो है सो क्या क्या महत्व है, तो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की बातों की चर्चा। पांडुलिपियों का यह महत्व कि प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की बातों का चर्चा, यह जो है सो पांडुलिपि का महत्व है। और राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा और स्तंभ लेखों के अध्ययन में, इन सभी में पांडुलिपियों का जो है सो उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में आवास के संबंध में इनमें से कौन कौन सा
कथन जो है सो सही है। तो बुर्ज-होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, तो क्या यह सही है? तो यह जो है सो बिल्कुल सही है कि बुर्ज-होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसमें से दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जो है सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यह एनसीईआरटी का आजकल जैसे ही जिस स्तर का और जिस लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस तरीके से पूछा जा रहा है, वो उसी तरीके से इसमें जो है सो क्वेश्चन दिया हुआ है। और आप लोग लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम है, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं और जिसका भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनमें से आप लोग देख लीजिएगा कि हर एग्ज़ाम में आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसका हर वीडियो आप लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसका हर सब्जेक्ट का मैं जो है सो वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि संभावित रूप में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था? तो इनमें से कौन से जगह पर सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ में जो है सो सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले मेहरगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाया गया था? मेहरगढ़ में। और भेड़ बकरी पालने का सबसे प्रारंभिक सबूत कहाँ से मिला है? तो वह मेहरगढ़ से मिला है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? 12,000 साल पहले घास वाले मैदान जो है सो क्यों बनने लगे थे? तो पेड़ पौधों के कटने के कारण, उपजाऊ भूमि के कारण, कृषि की अधिकता के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन के कारण 12,000 साल पहले घास वाले मैदान बनने लगे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सो नवपाषाण काल के औजारों के बारे में सही है या फिर गलत है? तो औजार पॉलिश किए जाते थे, तो यह जो है सो बिल्कुल सही कथन है कि नवपाषाण काल के औजार जो है सो पॉलिश किए जाते थे और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो प्रारंभिक मानव जो है सो एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, उसके बाद जो है सो शिकार ढूंढने के कारण, या मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, या मौसम बदलने के कारण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल तथा वृक्ष तथा जानवरों को जो है सो खाकर समाप्त कर देते थे, तो ये भी सही कारण है। और शिकार ढूंढने के लिए भी जो है सो वह एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, और मवेशी का चारा ढूंढने के लिए भी, और मौसम बदलने के कारण भी। तो 1, 2, 3 और 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य पाषाण काल के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, तो क्या यह बात जो है सो सही है? तो यह जो है सो बिल्कुल सही है कि इस समय के औजार को, पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य पाषाण युग के पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ऑप्शन 1 सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो
यह जो है सो कथन बिल्कुल गलत है। इस अवधि के दौरान जो है सो पाए जाने वाले पत्थर के औजार वह समान रूप से छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ तो कहा ही जाता था, और इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो यह जो है सो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मध्य पाषाण युग में जो है सो पत्थर के औजार वह सामान्यतः छोटे होते थे या सामान्य रूप से छोटे आकार के होते थे और उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। तो पहला है कि हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। तो यह जो है सो बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के बाद हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया और मुहर लेखन तथा बांटों का उपयोग करना बंद हो गया और कच्चे माल का आयात भी घट गया और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 4 भी सही है। नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई, तो ये सभी लोग जो छोड़कर गए थे वह दूसरी जगह बस गए, तो नई बस्तियों की संख्या जो है सो बढ़ गई। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो इनमें से कौन सा सही मिलान हो जाएगा। तो तांबा, हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से संबंधित है। तो इसका एक का बी हो जाएगा राजस्थान से, और टीन कहाँ से संबंधित है। तो टीन अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। तो नदियों के सूखने के कारण, तो यह जो है सो बिल्कुल सही है। जंगलों के विनाश होने के कारण, यह भी सही है। चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण, यह भी सही है। बाढ़ के कारण, यह भी सही है। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, तो ये भी सही है। ये सभी कारण जो है सो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से ये सभी कारण बताए थे हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा जो है सो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है। तो महान स्नानागार जो है सो यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिला है। तो अग्निकुंड जो है सो कहाँ कहाँ मिला है। तो अग्निकुंड हमें मिला है कालीबंगन में। कालीबंगा में जो है सो अग्निकुंड मिला है। हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो, तो इनमें से कालीबंगा में और लोथल में, यहाँ ये कालीबंगा और लोथल ये दोनों जगहों से हमें अग्निकांड मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। अग्निकांड कहाँ कहाँ से, अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिला है। तो कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकांड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो हड़प्पाई नगरों की जो है सो प्रमुख विशेषता इनमें से क्या थी। तो हड़प्पा में विशाल स्नानागार मिला है और अन्नागार भी मिला है और योजनाबद्ध नगर निर्माणों, ये भी सही है। पकाई गई ईंटों का प्रयोग,
तो इनमें से जो है सो सभी सही है, 1 2 3 और 4। हड़प्पाई नगरों में विशाल स्नानागार मिला है और वहाँ अन्नागार भी मिला है, और वहाँ की नगर निर्माण प्रणाली जो थी वह योजनाबद्ध थी और वहाँ पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। तो यह जो है सो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था, ये भी सही है। इस स्थान पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। तो ऑप्शन 3 जो है सो इसका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दफनाने की सामान्य प्रथा जो है सो वह तो सही है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन में वयस्कों को जो है सो ज़मीन में सीधा नहीं लेटाया हुआ पाया गया था, या वह पलथी मारा हुआ मिला था। तो ऑप्शन 3 इसका गलत है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था, उन्हें राजा बनने का स्वतः अधिकार प्राप्त था, या उन्हें उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी, या उन्हें कठिन काम करने से छूट प्राप्त थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें जो है सो मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में दासों को मालिक का संपत्ति माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। ऋग्वैदिक काल के दौरान जो है सो इनमें से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित था और कौन सा इनमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो गलत है। उसके बाद राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तरदायी होता था। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्णों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया, और दूसरा विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजाओं का था। इन राजाओं के पास राजधानी का नगर भी नहीं होता था, और न महल और सेनाएं होती थी, और न ही वे कर एकत्रित करते थे, और समान रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। तो इसीलिए जैसे 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि महापाषाण के मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। तो महापाषाण काल में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, और उस बर्तन को क्या कहा जाता था। तो उस बर्तन को काले और लाल बर्तन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कथन कारण का, और आजकल हर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कथन पहला दिया हुआ है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। तो यह जो है सो इसका कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, और इसका कारण दिया हुआ है कि जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो इसका कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर जो है सो किस नदी के तट पर पहुंचा था जहां से उनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर जो है सो ब्यास नदी के तट पर पहुंचा और वहां से उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था। तो वज्जी संघ की सभा में भाग लेने से किन समूह को बाहर रखा गया था। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं, दास और कर्मकार। इन तीनों को जो है सो वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से बाहर रखा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन किया है। तो इसी तरह से हम जो है सो डेली अगर कुछ कुछ क्वेश्चन करें तो यह आप लोगों के लिए भी आसान होगा। तो 25 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिया है और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।